नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शेष पेयजल योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने और हर घर तक नियमित, पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण पानी पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन की सफलता केवल नल कनेक्शन देने से नहीं बल्कि घरों तक लगातार सुरक्षित पेयजल पहुंचाने से तय होगी। निर्माणाधीन योजनाओं की नियमित समीक्षा और पूर्ण योजनाओं का स्थलीय सत्यापन कराने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में बताया गया कि राज्य में 16,555 योजनाओं में से 15,540 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 14.48 लाख ग्रामीण परिवारों में से 14,20,000 परिवारों को नल कनेक्शन दिया जा चुका है। तो लापरवाही पर तय होगी अधिकारियों की जवाबदेही। सीएम धामी ने जल जीवन मिशन की समीक्षा की है, जहां हर घर तक नल से जल पहुंचाने पर जोर दिया गया है। तो हर घर नल योजना के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया। इस बैठक में अधिकारियों से जवाब लिए, लापरवाही तय होगी। सीएम धामी ने जल जीवन मिशन की समीक्षा की, हर घर तक नल से जल पहुंचाने पर जोर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से रूस में तकरीबन 97 दिनों में से फंसे पिथौरागढ़ के दो भाई आनंद सिंह कार्की और भूपेंद्र सिंह कार्की सुरक्षित अपने घर लौट आए। दोनों को बेहतर रोजगार का झांसा देकर ट्रैवल एजेंसी के जरिए रूस भेजा गया था। उनसे करीब 8 लाख रुपए लिए गए और रूस पहुंचने के बाद उन्हें बताए गए काम के बजाय दूसरे काम कराए गए। दोनों की स्वतंत्र आवाजाही पर भी रोक थी और परिवार से संपर्क सीमित हो गया था। मामला सामने आने के बाद सीएम धामी ने अधिकारियों को उनकी सुरक्षित वापसी के निर्देश दिए। विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास के समन्वय से दोनों की सकुशल वापसी हो पाई। मुख्यमंत्री ने फोन पर दोनों भाइयों से बात कर कुशल क्षेम जाना। 97 दिन बाद रूस से घर पहुंचे दोनों भाई, जहां रोजगार के नाम पर दोनों रूस भेजे गए थे। 8 लाख रुपए लिए गए थे। काम कुछ और बताया गया, वहां पर कुछ और करवाया जा रहा था और लगातार ये दोनों भाई बेहद परेशान थे। इन्होंने उम्मीद खो दी थी कि ये कभी वापस अपने घर भी आ पाएंगे, लेकिन 97 दिनों के बाद उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से, भारत सरकार के प्रयासों से इन दोनों को वापस लाया गया। वतन वापसी हुई इनकी और फिर ये अपने घर पहुंचे। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर इन दोनों ही भाइयों से बातचीत करी। धामी सरकार का धन्यवाद करता ये पूरा परिवार नहीं थक रहा है। रोजगार के नाम पर झांसा देकर रूस भेजा गया था। जो काम बताया गया था उससे विपरीत काम कराए जा रहे थे और 8 लाख रुपए भी ले लिए गए थे। परिवार वालों से सीमित बातचीत थी। अपनी मर्जी से कहीं ना आ सकते थे, ना ही कहीं जा सकते थे। देखिए, सरकार का धन्यवाद पूरा परिवार करता हुआ नजर आ रहा है। सीएम धामी से मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड निवासी शेफ केशव नेगी ने मुलाकात की। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल अग्निकांड मामले में कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे केशव नेगी ने सरकार के सहयोग और संवेदनशीलता के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। सीएम धामी ने उनका हालचाल जाना और भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने हर नागरिक के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और जरूरत पड़ने पर हर संभव सहायता दी जाएगी। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने फोन पर केशव नेगी का हाल जाना था और दिल्ली की मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में बात की थी। आज केशव नेगी ने परिवार सहित मुलाकात कर आभार जताया है। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सेब, कीवी और ड्रैगन फ्रूट उत्पादन को लेकर जिलाधिकारियों के साथ बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में मुख्य सचिव ने किसानों से फीडबैक लेकर उनकी समस्याओं और सुझावों को योजनाओं में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने फल उत्पादन बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित खेती पर जोर दिया। साथ ही नई और गुणवत्तापूर्ण किस्मों के साथ हाई डेंसिटी नर्सरियां विकसित करने की बात कही। मुख्य सचिव ने कोल्ड स्टोरेज, परिवहन, रोपवे, विपणन और प्रोसेसिंग इकाइयों का मजबूत तंत्र विकसित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने पॉली हाउस योजना का अधिक से अधिक लाभ किसानों तक पहुंचाने और कम उत्पादकता वाले पुराने क्षेत्रों को नई हाई डेंसिटी फसलों से बदलने के निर्देश दिए।
फल उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव ने जोर दिया। सेब, कीवी और ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन पर पूरा फोकस किया गया। कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग इकाइयों पर भी जोर दिया गया। देखिए, हर क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है कि कहां से लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मुहैया हो सकता है, लोग कैसे अपने काम को शुरू कर सकते हैं। फल उत्पादन को बढ़ावा देकर के लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई गई। कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग इकाइयों पर भी यहां पर जोर दिया गया। इस मीटिंग में, इस बैठक में क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा देने की तैयारी में। चंपावत के टनकपुर में सावन उत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सेवा संकल्प फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने महिलाओं के साथ सावन के पारंपरिक उत्सव का आनंद लिया और झूला झूलकर कार्यक्रम की रौनक बढ़ाई। कार्यक्रम से पहले गीता धामी ने राजकीय महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उत्सव में महिलाओं ने सावन गीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और झूले का आनंद लिया। सेवा संकल्प फाउंडेशन की ओर से महिलाओं को पौधे भी वितरित किए गए। गीता धामी ने पौधे के संरक्षण का संकल्प दिलाते हुए पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। तो महिलाओं को पौधे बांटकर दिलाया संरक्षण का संकल्प, पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील भी की गई। टनकपुर में धूमधाम से मनाया गया सावन का उत्सव। तो गीता धामी ने महिलाओं से संस्कृति को बचाने का संकल्प लेने की बात कही। उन्होंने कहा, महिलाएं जिस तरीके से अपने घर को सजाती संवारती हैं, उसी तरीके से योगदान दें कि अपने आसपास पर्यावरण को सुरक्षित रखें, पौधारोपण करें। गीता धामी ने महिलाओं के साथ मनाया सावन उत्सव। सावन गीत और रंगारंग प्रस्तुतियों से उत्सव सजा नजर आया। महिलाओं को पौधे बांटकर दिलाया संरक्षण का संकल्प। तो देखिए, सावन का महीना चल रहा है और अलग अलग जगहों पर तीज उत्सव मनाए जा रहे हैं। सावन को लेकर के ये महिलाओं के द्वारा ये उत्सव मनाए जा रहे हैं और यहाँ पर गीता धामी पहुंची थी, जहां उन्होंने महिलाओं को संकल्प दिलाया कि किस तरीके से पर्यावरण का संरक्षण करना है, संस्कृति को बढ़ावा देना है। टनकपुर में ये कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। गीता धामी ने महिलाओं के साथ मनाया सावन उत्सव। ये सावन जहाँ एक और भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना के लिए जो है हमें प्रेरित करता है और सभी लोग भक्ति भाव में जो है डूब जाते हैं। सभी लोग उनकी पाठ पूजा करते हैं और दूसरी तरफ हमें ये सावन का महीना अपनी प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए भी जो है संदेश देता है और हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम सभी अधिक से अधिक जो है वृक्षारोपण करें, पेड़ पौधे लगाएं। वहीं चमोली की नीति घाटी में तमक नाला उफान पर आने से वैली ब्रिज बह गया, जिससे वाहनों की आवाजाही बाधित है। मार्ग को जल्द बहाल करने के लिए जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। तमक नाले में ह्यूम पाइप डालकर अस्थायी मोटर मार्ग तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन का प्रयास है कि जल्द से जल्द अस्थायी मार्ग तैयार कर वाहनों की आवाजाही सुचारू की जा सके। मौके पर अधिकारियों की लगातार निगरानी बनी हुई है और जरूरी मशीनरी व संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मौसम और नाले के जलस्तर को देखते हुए सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मार्ग बहाली तक प्रभावित क्षेत्र में अनावश्यक आवागमन से बचें। तो प्रशासन और विभागों की टीमें युद्ध स्तर पर लगातार जुटी हुई नजर आ रही हैं। वैली ब्रिज बहने से बाधित है आवाजाही। तो पाइप डालकर वाहनों की आवाजाही को दोबारा से शुरू किया गया।
वहीं इस पूरे मामले पर खुद मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन और विभागों की टीम जुटी हुई है। वैली ब्रिज बहने से आवाजाही बाधित हुई थी, जहां एक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया है। तमके नाले में अस्थायी मार्ग बनाने का काम तेज किया गया है। तो प्रशासन और विभागों की टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। के लिए ये ऑपरेशन जो है वो जो एक व्यक्ति जो रह गए थे, हवलदार थे श्री पंकज, वहाँ के बीआरओ के, उनकी रेस्क्यू, उनको बॉडी फर्ज करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए सर्च अभियान जारी है। रात में ही मेरे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राजस्व विभाग की टीम लगी हुई थी, पुलिस की टीम लगी थी, और अभी भी जो है मेरे एसडीएम और तहसीलदार जो है वो मौके पर हैं वहाँ पर, और सर्च ऑपरेशन जारी है। साथ ही साथ जो बीआरओ रोड ओपन करने के लिए 4 ह्यूज फ्लाइट जो है वहाँ पर पहुँचा चुकी है। जैसे ही पानी कम होता है या फ्रेश फ्लड कम होता है उसको डाल करके उसको रोड रिस्टोर करने का करेंगे उस पर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा लगातार रफ्तार पकड़ रही है। 114 दिनों में अब तक 47,02,703 श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले इस बार 4,78,556 यात्री ज्यादा पहुंचे हैं। बता दें कि खराब मौसम और मानसून की चुनौतियों के बावजूद यात्रा नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है। बद्रीनाथ में सबसे ज्यादा 16,12,112, जबकि केदारनाथ में 14,50,116 श्रद्धालु पहुंचे हैं। गंगोत्री में 7,37,629 और यमुनोत्री में 6,62,347 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं हेमकुंड साहिब में भी 2,40,499 श्रद्धालु शीश नवा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और आपात स्थिति में तत्काल राहत बचाव शुरू करने के निर्देश दिए हैं। तो मानसून की चुनौती के बीच आस्था बरकरार है। मानसून की बारिश और खराब मौसम के बावजूद बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि 10 अगस्त 2026 तक बद्री केदार धाम में करीब 30,62,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसमें बद्रीनाथ धाम में 16,12,112 और केदारनाथ धाम में करीब 14,50,000 श्रद्धालु शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन का पूरा फोकस श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा पर है। यात्रा मार्ग पर आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार सक्रिय हैं। वहीं यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने के साथ गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल मार्ग की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया गया है। कपाट बंद होने तक यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रखने के लिए लगातार तैयारियां जारी हैं। तक यात्रा जो धामों में यात्रा रही, लगभग 30,62,000 यात्रियों ने जो है कि श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं दोनों धामों में, जिसमें श्री बद्रीनाथ धाम में 16,12,112 लोगों ने और केदारनाथ धाम में 14,50,000 लोगों ने वहाँ पर दर्शन किए हैं। सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है कि देश दुनिया से जो आने वाले हमारे तीर्थयात्री उनको हम सुरक्षित यात्रा मुहैया कराएं। उसको लेकर हमारा पूरा शासन प्रशासन, हमारा आपदा प्रबंधन और पूरी यात्रा मार्ग पर जो है वो चिकित्सा सुविधा हो, सारी सुविधाओं को लेकर जो है कि सरकार पूरी तरह से सजग है। और यात्रा जो है कि दूसरा पड़ाव यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। मानसून के बाद जो दूसरा पड़ाव होगा उसको लेकर भी सभी जो व्यवस्था है उनको लेकर हमने मौका मुहैया किया। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा संकेत दिया। रुद्रप्रयाग में उन्होंने कहा कि अगर पार्टी संगठन का निर्देश होगा तो वे चुनाव लड़ सकते हैं। हेमंत द्विवेदी ने बताया कि उन्होंने लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा और संगठन में काम किया। साथ ही सरकार में भी उन्हें जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और चुनाव लड़ने का भी अंतिम फैसला संगठन के निर्देश पर के आधार पर ही होगा। उनके इस बयान के बाद 2027 के चुनाव में उनकी संभावित दावेदारी को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैं लंबे समय से कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद से लेकर और युवा मोर्चा और मेन संगठन में काम किया और सरकार में भी काम करने का मुझे अवसर मिला है। कार्यकर्ता होने के नाते हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी और यहाँ पर जिसको हम हमेशा कहते हैं कि पार्टी विद द डिफरेंस और कार्यकर्ता आधारित पार्टी। हर कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का और टिकट मांगने का अधिकार है। अंतिम निर्णय जो है कि हमारी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड और स्टेट का जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है और जो संगठन का निर्देश हो। ऊखीमठ स्थित श्री ओमकारेश्वर मंदिर के हकूकधारी बाजगिरियों की मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन समाप्त हो गया।
बाजगिरियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि 2 दिन पहले उन्होंने मौके पर पहुंचकर बाजगिरियों से बातचीत की थी। बातचीत के बाद उनकी सभी जायज मांगों पर सहमति बन गई है। अब इन मांगों को आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा, जहां पूरे मामले पर निर्णय लिया जाएगा। सहमति बनने के बाद बाजगिरियों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। मांगों को सभी मांगों को मान लिया गया है और उस पर सहानुभूतिपूर्वक सब पर विचार करते हुए उनका अनशन उन्होंने समाप्त किया। और आगामी आने वाली जो बोर्ड बैठक है उसमें कुछ शासन स्तर पर है और कुछ हमारे मंदिर समिति के स्तर पर उनका तत्काल निस्तारण करने का उनको पूरा आश्वासन भी दिया गया और अगले माह तक वो सारी मांगे उनकी जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टिहरी में इस बार तिरंगा यात्रा को खास अंदाज में आयोजित करने की तैयारी है। भाजपा जिला अध्यक्ष उदय सिंह रावत के नेतृत्व में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों, मंडलों और बूथ स्तर तक तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। वहीं भाजपा युवा मोर्चा की ओर से टिहरी बांध की झील में नावों के जरिए तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। भाजपा का कहना है कि इस यात्रा के जरिए देशभक्ति के साथ टिहरी झील की पर्यटन संभावनाओं को भी देश दुनिया के सामने रखा जाएगा। नावों पर तिरंगा लेकर निकाली जाने वाली यात्रा देशभक्ति और पर्यटन के संगम का संदेश देगी। जिले में यह अभियान 14 अगस्त तक जारी रहेगा। विश्व हाथी दिवस के मौके पर नैनीताल के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी गेट पर स्कूली बच्चों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बच्चों को हाथियों की शारीरिक संरचना, व्यवहार और उनके संरक्षण के महत्व की जानकारी दी गई। वन्यजीव प्रेमी संजय छिमवाल ने बच्चों को हाथी का सूंड, कान, दांत और पैरों की उपयोगिता के बारे में भी बताया। इस दौरान बच्चों को समझाया गया कि हाथी बेहद बुद्धिमान और सामाजिक प्राणी होता है, समूह में रहकर एक दूसरे से संवाद करता है। कार्यक्रम में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उप निदेशक राहुल मिश्रा और पार्क वार्डन बिंदरपाल सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों ने हाथियों को फल और केले खिलाए, वन्य जीवों के संरक्षण का संकल्प लिया। तो आज का दिन वर्ल्ड एलिफेंट डे के नाम से मनाया जाता है पूरे विश्व में, और इसलिए कॉर्बेट में सब जानते हैं कि 1200 से ज़्यादा अधिक हाथी हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, बच्चे हैं, उनको एक एलिफेंट्स के बारे में जागरूक किया जाए। तो उसी के संबंध में कार्यक्रम जो है आमडंडा गेट पर रखा। मसूरी वन प्रभाग के नए डीएफओ देवी प्रसाद बलोनी ने कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने वन और पर्यावरण संरक्षण को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा, विकास कार्य जरूरी है, लेकिन मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता और वन क्षेत्र से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों के दायरे में होने वाले जनहित के कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं होगी, जबकि नियम विरुद्ध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी। डीएफओ ने बताया कि वे पहले भी 2 बार मसूरी में सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों से नियमों के अनुसार जिम्मेदारी निभाने की अपील की। साथ ही वन संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों से सहयोग की बात कही। इस दौरान निवर्तमान डीएफओ अमित कंवर के लिए विदाई समारोह भी हुआ। चंपावत के बंदलेक क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। खटीमा से पिथौरागढ़ जा रही वैगना कार अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद चारों लोगों को खाई से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। 2 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि एक गंभीर घायल को हल्द्वानी रेफर किया गया है। पुलिस ने वाहन चालकों से पहाड़ी मार्गों पर सावधानी बरतने की अपील की है। तो 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी ये कार। इसमें 4 लोग सवार थे, एक की मौत हुई, 2 का इलाज जारी है और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद चारों को बाहर निकाला। घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन एक व्यक्ति की मौत हो गई।
मसूरी में सड़क, जमीन और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री एवं अधिवक्ता आर्यन देव उनियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उन्होंने नोटिफाइड और डी नोटिफाइड भूमि के सर्वे और सीमांकन का मुद्दा उठाते हुए जल्द समाधान की मांग की। साथ ही मसूरी देहरादून मार्ग, चमासारी, सुवाखोली और ग्रामीण क्षेत्रों की खराब सड़कों का मामला भी मुख्यमंत्री के सामने रखा। नंद की चौकी में निर्माणाधीन पुल पर लापरवाही पर कार्रवाई की बात कही। 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा विधायकों के टिकट कटने की चर्चाओं को उन्होंने बेबुनियाद बताया। दावा किया गया कि सीएम धामी के नेतृत्व में भाजपा दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। पौड़ी गढ़वाल में जिलाधिकारी ने बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत चल रहे निर्वाचन कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने सुनवाई स्थलों पर AERO, BLO और सुपरवाइजर से मतदाता पुनरीक्षण दावों, आपत्तियों और दस्तावेजों के डिजिटलीकरण की जानकारी ली। डीएम ने निर्देश दिए कि SIR की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी रखी जाए और पात्र मतदाता किसी भी स्थिति में मतदाताधिकार से वंचित ना हो। इसके बाद जिलाधिकारी ने नगर पालिका कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्वच्छता व्यवस्था की नियमित निगरानी, कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति, लंबित कर वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।